साथियों, आज फिजिक्स जगत हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, इन तीनों का जिक्र न्यूटन की पुस्तक 1687 ईस्वी में छपी थी, प्रिंसिपिया। ये है साथियों इनकी पुस्तक प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में ही इनके ये नियम छपे थे, प्रकाशित हुए थे। इसलिए ये बुक भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस बुक का नाम एग्जाम में पूछा गया है कि प्रिंसिपिया के लेखक कौन हैं, या फिर न्यूटन की बुक का नाम क्या है, वो है प्रिंसिपिया। ये आप याद कर लें। अब आते हैं न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक जो प्रथम नियम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये जड़त्व पर आधारित है साथियों। किस पर आधारित है? जड़त्व पर। इसके लिए आपको सबसे पहले जड़त्व समझना पड़ेगा। जड़त्व समझने के लिए साथियों आप इमेजिन करिए कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहना चाहेगी, और यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी। मतलब रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना अप्लाई किया जाए। और जैसे ही बाह्य बल लगाया जाता है तो बाह्य बल का वो वस्तु विरोध करती है। तो ये प्रत्येक वस्तु में ये जो गुण है कि वो अपनी अवस्था में ही बनी रहना चाहती है जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और उस बाह्य बल का वो विरोध करती है। इस नियम को, इस गुण को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व। साथियों, जड़त्व का जो नियम है ये गैलीलियो ने दिया था। एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। आप न्यूटन नहीं मारेंगे। अगर गैलीलियो ऑप्शन में नहीं है तब आप भले न्यूटन को के ऑप्शन को सही कर दें, लेकिन अगर गैलीलियो है ऑप्शन में तो आप गैलीलियो को ही मारेंगे, न्यूटन को नहीं। नेक्स्ट कि अब जब जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया तो फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी जड़त्व आ गया। हुआ ये कि न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में ही जड़त्व को परिभाषित किया। फिलहाल गैलीलियो ने पहले से परिभाषित कर दिया था, लेकिन जो लिखने का कार्य इसमें अपने बुक में था, प्रकाशित करने का, ये न्यूटन द्वारा किया गया अपनी पुस्तक गैलीलियो उस पे प्रिंसिपिया में। इसलिए इसको, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। अब देखें साथियों आगे कि प्रत्येक वस्तु यदि वह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, और यदि वह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब बाह्य बल न लगाया जाए, इसका मतलब कि बल की भी यहाँ पर एक जिक्र बल का भी हो रहा है। फिलहाल बल को हम आगे समझेंगे। अब वस्तु का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहना चाहती है, अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और वो वस्तु अपने इस विशेष गुण के कारण उस बल का विरोध करती है। इसी प्रक्रिया को, ये गुण को जड़त्व कहते हैं साथियों। जड़त्व। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। आपने पहले से ही पढ़ लिया कि क्यों कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा आपने देखा कि बल जब तक ना लगाया जाए तब तक वस्तु की वर्तमान स्थिति में, अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। तो बल क्या है ये आप समझ लें थोड़ा सा। बल वह निकाय या कारक है, एक ऐसा सिस्टम है जो किसी वस्तु में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक को आप उठाना चाहें तो पुस्तक का एक विशेष गुण है कि वो मेज पर ही रखी रहना चाहेगी, अब क्योंकि वो जहां रखी रहे वहीं पर वो स्थिर रहना चाहेगी। लेकिन जब आप बल लगाएंगे तो वो उस बल का विरोध करेगी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। तो बल की जो परिभाषा है कि प्रत्येक ये
बल वह निकाय कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये बल की परिभाषा है और ये बल की परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलता है, न्यूटन के प्रथम नियम से। न्यूटन का बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। तो साथियों, इतना एग्जाम में न्यूटन फर्स्ट लॉ से पूछा जाता है कि न्यूटन का जो गति विषयक नियम है वो किस पुस्तक में है, प्रिंसिपिया में है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को किस अन्य नियम से जानते हैं, तो ये गैलीलियो के नियम से जानते हैं। जड़त्व का नियम भी इनको कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। जबकि आगे दूसरे नियम में जब देखेंगे न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम, तो आप ये देखेंगे कि न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक F = m × a, वो आगे पढ़ेंगे। जड़त्व का नियम क्या है, अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहती है प्रत्येक वस्तु जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं साथियों। आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि आप जैसे किसी कार में बैठे हों और कार अचानक चल पड़े, किसी मोटर गाड़ी में आप बैठे हों और वो गाड़ी अचानक चल पड़े, तो आप पीछे की ओर झुक जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब उसमें बैठे हैं तो आपकी बॉडी अब स्थिर ही रहना चाहती है, स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, उसी स्टेट में रहना चाहती है। लेकिन अब गाड़ी चल पड़ी तो वो उस अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करेगी और पुनः अपनी वर्तमान इस पुरानी स्थिति में वो जाना चाहेगी आपकी बॉडी, जिसके कारण वो झुक जाती है पीछे। लेकिन फिर धीरे धीरे आपका हिस्सा गतिमान हो जाता है। अब आप गतिमान हो गए और गतिमान हुए तो अब आपकी का स्टेट हुआ वो मोशन का स्टेट हो गया। आप गति की अवस्था में आ गए और गति की अवस्था में आने के बाद अब आप में जड़त्व का जो गुण आ गया कि आप गतिमान ही रहना चाहेंगे। इसीलिए जैसे ही ब्रेक लगाई गई तो आप आगे की तरफ झुक जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहेगी। आपके अंदर जड़त्व का जो गुण आ गया अब कि वो गति ही बनी रहेगी। लेकिन ब्रेक लग गई तो नीचे वाले पार्ट से ब्रेक अप्लाई शुरू हुआ और ये धीरे धीरे बॉडी के अन्य पार्ट पर लागू हो गया। तो जो पार्ट डायरेक्ट नहीं है उसके बंधा हुआ गाड़ी से, वो आगे की तरफ झुक जाएगा क्योंकि वो मोशन में है। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा कि चलती हुई मोटर कार में ये कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़ें और जैसे ही उसको पीटें डंडे से तो उसके धूल के कण अलग हो जाते हैं। या फिर आप ऐसा कह दें अन्य उदाहरण में कि जब पेड़ में फल लगे हों और डाल को हिलाया जाए, तो साथियों हिलाते आप डाल को हैं और जड़त्व के गुण के कारण उसमें जो फल लगे हैं वो हिलने का विरोध करते हैं कि हम मोशन में नहीं आएंगे, जिसके कारण वो टूट जाते हैं। इस तरह से साथियों ये कुछ उदाहरण हुए हैं न्यूटन के प्रथम नियम के। नेक्स्ट आते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले आपको संवेग समझना होगा कि संवेग किसे कहते हैं। आइए साथियों संवेग समझा जाए। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग साथियों एक सदिश राशि है। अब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से संवेग का जो मात्रक आया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। ये संवेग से कनेक्टेड है, इसलिए आपको सबसे पहले संवेग पढ़ाया गया कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ पढ़ें। देखें कि किसी वस्तु में के संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब कि मान लीजिए स्टार्टिंग में उसका संवेग p1 है और
घटा या बढ़ा उसका संवेग थोड़ी देर बाद टी समय में उसका संवेग घट के या बढ़ के p2 हो गया। तो ये जो संवेग में परिवर्तन हुआ, इसकी दर मतलब बटा समय, इसी संवेग परिवर्तन की दर की बात हो रही है यहाँ पर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर p/t लिख दिया है। तो अब आइए, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर बल के, उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है। मतलब कि F समानुपाती है संवेग बटा समय के। अब F इक्वल टू संवेग का मात्रक फार्मूला आप देखें तो द्रव्यमान गुणे वेग, और बटा समय तो था ही, बटा समय। अब साथियों, ये द्रव्यमान है और ये वेग है, ये समय है। तो वेग परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसीलिए इसको ए लिख दिया गया है, त्वरण। और यहां से ये जो व्यंजक मिला, ये F इक्वल टू m इंटू ए मिल गया। तो न्यूटन के दूसरे नियम से, गति विषयक दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलेगा, जबकि प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है कि संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और संवेग में परिवर्तन उस बल पर आरोपित बल के दिशा में होता है। मतलब जिस दिशा में बल लगेगा, संवेग परिवर्तन उसी ओर होगा, संवेग उसी ओर होगा। ये है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में ये आपने पहले से ही पढ़ लिया कि दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये भी एक पूछा जाता है, ये लाइन, कि प्रथम नियम दूसरे नियम का ही एक अंग है। दोनों में बल की परिभाषा दी गई है, दोनों जड़त्व से संबंधित है। प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है, दूसरा संवेग से संबंधित है। इस तरह से आप ये कहें कि प्रथम नियम दूसरे नियम का ही एक अंग है। नेक्स्ट आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को साथियों एक्शन रिएक्शन का लॉ भी बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन्स के तीसरे नियम को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन मीन्स क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम है, उसी में ये बताया गया कि जैसे आप किसी वस्तु पर कोई बल अप्लाई करें, तो वह वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल अप्लाई करती है। वो आपको दिखे ना दिखे, आभास हो या ना हो, लेकिन उतना ही बराबर, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी। मतलब कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये साथियों फिजिकली होता है, आप आभास कर सकते हैं। कुछ चीजें तो आभास नहीं किए जा सकती हैं। जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर हम साहित्य में देखें, हम आपको अगर डांटें तो मन ही मन आप भी रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल श्योर है करेंगे। हम आपको दुआएं दें, आशीर्वाद दें, आप भी उतना ही खुश होंगे हमारे प्रति। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। फिजिकली तो इन्होंने लिखा ही कि ऐसा होता है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है, लेकिन साथियों साहित्य में भी ऐसा होता है, व्यवहारिक रूप से भी ऐसा होता है। ये बातें न्यूटन भले बताएं या ना बताएं, लेकिन ये आप आभास जरूर कर सकते हैं। आप किसी को डांट दिए, गाली दे दिए, वो भले ही चुप रहा, लेकिन मन ही मन आपके प्रति प्रतिक्रिया जरूर करेगा। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। साथियों इसके उदाहरण देख लें। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के उदाहरण में अगर
बात करें तो आपने देखा होगा कि बंदूक चलाने वाला व्यक्ति जब गोली चलाता है तो गोली सामने जब निकली तो थोड़ा सा झटका लगता है उसे। झटका क्यों लगता है? क्योंकि गोली जिस दिशा में निकली उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हुई और बंदूक भी उतना ही पीछे हटी। मतलब कि द्रव्यमान संवेग संरक्षण हो जाता है यहाँ पर, संवेग संरक्षण। और चूंकि उतनी ही दूर नहीं जा पाती, क्यों? क्योंकि वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा है, गोली का द्रव्यमान कम है। इस वजह से इन दोनों पर के मोशन में, विपरीत प्रतिक्रिया में अंतर आ जाता है। लेकिन बराबर लगेगा, बल तो बराबर लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। अब आप भले ये उतनी दूरी ना उसको खींच पाएं, मतलब जितनी दूरी गोली गई उतनी दूर बंदूक नहीं जाएगी। ये इसका एक उदाहरण रहा। दूसरा उदाहरण अगर आप देखें तो रॉकेट में भी यही होता है कि जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उतना ही बल नीचे की तरफ भी लगाता है। जैसा कि आप देखें त्रिशंक वाली कंडीशन में जब रॉकेट पहुंचा था वैज्ञानिक का, तो वहां पे वो रॉकेट उसका रॉकेट रुक गया और आगे ले जाने के लिए उसका यान रुक गया। अब आगे जाने के लिए वो उसी कंडीशन में रुका हुआ था। अब आगे जाने के लिए उसने क्या किया कि नीचे की तरफ एक मिसाइल फेंकी और दागी। नीचे की तरफ मिसाइल दागने पर इसके विपरीत दिशा में उसका यान उड़ गया। तब वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्रॉस कर पाया था। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। एक और उदाहरण के माध्यम से अगर देख लें, कभी जरूर आप नाव पर चढ़े होंगे या नहीं चढ़े होंगे तो कभी चढ़ के आभास करिए कि जब आप नाव से अलग उसके किनारे पर कूदते हैं जमीन पर, तो कूदने के पश्चात आप की नाव भी थोड़ी सी पीछे की ओर हट जाती है। और ये हटती इस तरह से कि अगर आप संभल के ना कूदें तो आप जमीन पे नहीं कूद पाएंगे, हो सकता है कि अंदर ही गिर जाएं, क्योंकि वहां न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। और न्यूटन थर्ड लॉ में आप एक जिधर बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में भी प्रतिक्रिया होगी। आप आगे कूद रहे हैं तो नाव पीछे जाएगी। ये कुछ उदाहरण न्यूटन थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ का। हमें उम्मीद है साथियों कि आप फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या इसके पहले जो पार्ट 6 तक है वो सब पढ़ चुके होंगे। बाकी हम फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।